गरीब बेटी को मिला लाखों की सोने की शॉपिंग कराने वाला अमीर ससुराल। घर के बाहर मौसम खुला हुआ है। शोभना और मोहन हॉल में बैठकर चाय पी रहे हैं और जानवी पास ही पोछा लगा रही है। तभी पड़ोसन शांति शादी का कार्ड हाथ में लिए वहां आकर, अरे शोभना बहन, मेरी बेटी की शादी तय हो गई और बहुत ही अमीर और अच्छे परिवार में रिश्ता पक्का हुआ है। शांति कार्ड शोभना के हाथ में थमाती है। शोभना कार्ड देखकर थोड़ा अचरज में पड़ जाती है। अरे वाह शांति बहन, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे शादी कब की है? बस 2 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त निकला है। तुम लोग पूरे परिवार के साथ शादी में जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आएंगे। वैसे बहन शादी की तैयारियां और शॉपिंग वगैरह सब हो गई क्या? हाँ बहन, सब खरीद लिया है। आज ही तो मैं सुनार की दुकान से लौटी हूँ। अरे सोने का भाव तो आसमान छू रहा है। 1,40,000 रुपए तोला चल रहा है। शांति गहनों के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर शोभना और जानवी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनने लगती हैं। फिर भी मैंने अपनी बेटी के लिए पूरे 5 तोले के सोने के गहने खरीदे हैं और बाकी के गहने तो उसके ससुराल वाले चढ़ावे में ला ही रहे हैं। शांति मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। शोभना मुड़कर पोछा लगा रही जानवी को घूरते हुए, तू क्या बैठकर मुंह बाएं देख रही है और ये सोने का भाव इतने ध्यान से क्या सुन रही है तू? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही सुन रही थी। तू तो ऐसे सुन रही थी जैसे तेरे लिए भी किसी करोड़पति घर से शादी का रिश्ता आने वाला है। चल जा यहाँ से और घर का काम निपटा। जानवी नजरें नीची करके अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तब मोहन शोभना से, सुनती हो शोभना, अपनी जानवी भी तो अब शादी के लायक हो गई है। मैं सोच रहा था कि उसकी शादी के लिए भी थोड़ा बहुत सोना खरीद कर रख दूं। सुनिए जी, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप अपनी पहली पत्नी की बेटी पर सारा पैसा लुटा दें। आप उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं। आपकी पहली पत्नी मर गई थी और मैं कुंवारी थी। फिर भी मैंने आपसे शादी की ताकि मुझे सुख मिले, इसीलिए नहीं कि आप अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीदते फिरे। उसके लिए कुछ खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। शोभना की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है। शाम को शोभना अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर अपना छोटा सा डिब्बा निकालती है, जिसमें सोने के कान के और एक छोटा लॉकेट रखा होता है। कान के हैं और लॉकेट भी है, लेकिन मेरे पास सोने की अंगूठी नहीं है। आखिर शादी में जाऊंगी तो पहन कर क्या जाऊंगी? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। शोभना गुस्से में डिब्बा बंद करती है और मोहन के कमरे में जाकर मोहन से, सुनिए जी, आपको पता भी है कि मोहल्ले में क्या चल रहा है? क्या हुआ शोभना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अपने मोहल्ले की जो कमला है ना, उसके पति ने उसे डायमंड की अंगूठी दिला दी है और कांता के पति ने तो उसे भारी सोने का रानी हार दिलाया है। अच्छा, पर तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? आपको तो पता है ना कि मुझे भी सोने का रानी हार पहनने की इतनी इच्छा है, पर आप तो मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करते। अरे तुम्हें तो पता ही है कि सोने का रेट कितना ज्यादा बढ़ चुका है। रानी हार तो कई कई लाख का आएगा। मेरी तो बस एक छोटी सी दुकान है, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आपसे रानी हार मांग भी नहीं रही हूँ, लेकिन कम से कम सोने की एक अंगूठी तो दिला ही सकते हैं ना। अरे इतना पैसा एकदम से कहाँ से लाऊं? बेटी जानवी भी तो बड़ी हो रही है, उसकी शादी का भी सोचना है। मैंने सोचा था कि बड़ी उम्र के मर्द से शादी करूंगी तो वो मुझे बहुत खुश रखेगा, पर एक आप है जो मेरी किसी खुशी का ध्यान ही नहीं रखते हैं। शोभना मुंह बनाकर गुस्से में सीढ़ियों से चढ़कर छत की तरफ चली जाती है। मोहन पलंग पर बैठकर अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। मोहन अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठे बातें करते हुए, मेरी पहली पत्नी के जाने के बाद भगवान की कृपा से मुझे शोभना जैसी सुंदर और इतनी अच्छी बीवी मिली। अरे भाई, किस्मत तो ठीक है मोहन भाई, लेकिन सुना है कम उम्र की दूसरी बीवी को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, वरना हाथ से निकल जाती है। तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोहन पुरानी यादों से बाहर आते हुए अपने आप से, नहीं नहीं, मुझे तो शोभना की बात माननी ही पड़ेगी, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। मोहन उठकर छत पर जाता है तो देखता है कि शोभना छत की रेलिंग से टेक लगाए हुए मुंह फुलाकर खड़ी थी। अरे तुम यहाँ क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो शोभना? अच्छा चलो, मैं तुम्हें आज ही बाजार ले जाकर सोने की अंगूठी दिलवा देता हूँ। सच कह रहे हैं आप? चलिए फिर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। शोभना नीचे आती और तैयार होने लगती है। फिर वो अपने कमरे से बाहर आकर जानवी को आवाज देते हुए, ए जानवी, चल तू भी हमारे साथ बाजार चल। वहाँ से घर के लिए साग सब्जी खरीद लेना। सब्जी का भारी झोला मैं नहीं उठा पाऊंगी, मुझे शर्म आती है। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तीनों बाजार में सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं। कांच के काउंटर पर लगी कई तरह की सोने की अंगूठियां सजाकर रखी देख शोभना सुनार से, भैया जरा अच्छी और नई डिजाइन की अंगूठी दिखाइए। सुनार शोभना को अलग अलग डिजाइन की सोने की अंगूठी दिखाने लगता है। शोभना कई अंगूठियां उंगली में पहनकर देखती है और एक सुंदर सी अंगूठी पसंद करते हुए, देखिए ये अंगूठी बहुत सुंदर लग रही है, मुझे यही चाहिए। मोहन रुपए निकाल कर सुनार को देते हैं और जानवी कोने में खड़ी है सब देखकर मन ही मन में,
काश मुझे भी कभी ऐसे सोने के गहने पहनने को मिलते, पर गरीब लड़की को कौन गहने देगा। हाँ, ये हो सकता है मेरे ससुराल से कभी मेरे लिए सोने के गहने आए। वापसी में जानवी बाजार से सब्जी खरीदती है और सभी लोग घर आ जाते हैं। 2 दिन बाद तीनों शांति की बेटी की शादी में पहुंचते हैं। शादी के मंडप में जगमगाती लाइटें लगी हैं। शांति अपनी बेटी को सोने के गहनों से लदा देखकर शोभना के पास आती है और देखो शोभना बहन, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कितने सारे सोने के गहने चढ़ाए हैं, पूरा शरीर सोने से ढक दिया है। हाँ बहन, सही कह रही हो, ये रानी हार तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। शोभना दुल्हन का बड़ा रानी हार देखकर मनी मन जलने लगते हैं। जानवी भी दूर खड़ी दुल्हन के गहनों को एकटक देखती रहती है। खाना खाने के बाद सब लोग घर लौटने के लिए मंडप से बाहर निकलने लगते हैं। जानवी पीछे मुड़ मुड़कर दुल्हन के गहनों को देखते हुए बड़बड़ाते हुए, काश मेरे भी ससुराल वाले इतने अमीर होते और मेरे लिए भी ऐसे ही सोने के गहने लाते। शोभना जानवी की बात सुन लेती है और पीछे मुड़कर उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए, तूने सोचा भी कैसे कि तेरे ससुराल से इतने महंगे गहने आएंगे? तू इतनी गरीब है, तुझे कौन करोड़पति अपने घर ले जाएगा? अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप घर चल। शोभना जानवी को डांटकर घर ले आती है। उधर दूसरी तरफ शहर के एक बड़े बड़े से आलीशान बंगले में सुनीता अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर सोने का भारी लॉकेट और झुमके पहनते हुए अपने आप से, वाह, ये नया लॉकेट तो मुझ पर कितना जच रहा है। आज पार्टी में मेरी सारी सहेलियां ये गहने देखकर जल जाएंगी। तभी सुनीता के फोन की घंटी बजती है। वो फोन कान से लगाकर बातें करते हुए, हाँ बहन, बस मैं तैयार हो गई हूँ और नीचे उतर रही हूँ, पार्टी शुरू करो, मैं पहुँच रही हूँ। सुनीता फोन रखकर अपने कमरे से निकलती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर नीचे वाले कमरे की तरफ आती है। तभी उसकी बीमार जेठानी कौशल्या पलंग पर लेटी हुई उसकी आहट सुनकर उसे आवाज लगाते हुए, अरे सुनीता, जरा इधर तो आ, मुझसे भी 2 बातें कर ले। कभी तो अपनी इस बीमार जेठानी के पास आकर बैठ जाया कर। सुनीता कौशल्या के कमरे में आती है और कौशल्या से बातें करते हुए, अरे जेठानी जी, आप तो दिन रात इस पलंग पर ही पड़ी रहती हैं, उठ भी नहीं पाती। अब मैं आपसे क्या बातें करूं? वैसे देखिए मैंने कितना सुंदर नया लॉकेट खरीदा, आज ही से पहनकर पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है जा, पर एक बात कहूँ, अपने बड़े भतीजे अजय के लिए कोई बहू ले आओ, कम से कम घर का काम और मुझे तो संभाल लेगी। अरे जेठानी जी, इस बीमार सास वाले घर में अपनी बेटी देगा ही कौन? कोई बेवकूफी होगा जो यहाँ रिश्ता करेगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। सुनीता मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी कौशल्या जी के चारों बेटे अजय, विजय, संजय, अमित और उसका पति दीपक घर के अंदर आते हैं। उन्हें देखकर सुनीता, अरे तुम सब आ गए? हाँ हाँ ठीक है, जाओ अपनी बीमार माँ की सेवा करो। तुम्हारे घर में उनका ख्याल रखने वाला है ही कौन? और कोई बहू तो आने से रही। सुनीता इतराती हुई बाहर निकल जाती है। 5 पुरुष कौशल्या के पलंग के पास आकर खड़े होते हुए, माँ, ये चाची कितना ज्यादा दिखावा करती है ना। हम भी तो इन्हीं की तरह अमीर हैं। पिताजी की भी तो चाचा जी की तरह ही अपनी बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन हम तो कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं करते। हाँ भैया, चाची को तो शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही बीमारी है। जब देखो तब गहने चमकाती रहती हैं। काश हमारे घर में भी एक सुंदर और समझदार भाभी आ जाती तो वो घर का सारा काम संभाल लेती। फिर ये चाची रोज रोज माँ को आकर बातें नहीं सुना पाती। हमने कितनी जगह भैया की शादी की बात चलाने की कोशिश की, लेकिन कहीं बात जमती ही नहीं है। तभी काम वाली शीला काम खत्म करके कौशल्या के कमरे में आकर, अरे आप लोगों ने पूरे घर को कचरा घर बना रखा है, जगह जगह चिप्स और कुरकुरे के पैकेट फेंक रखे हैं, किचन गंदा पड़ा है, मुझसे इतना काम नहीं होता, मुझे तो बुखार चढ़ रहा है, अब मैं 4-5 दिन काम पर नहीं आऊंगी। शीला बड़बड़ाती हुई चली जाती है। दीपक जी अपने बेटों को देखते हुए, कोई बात नहीं बच्चों, मैंने आज ही शहर के पंडित से बात की है। वे एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की का रिश्ता बता रहे थे। अगर बात बन गई तो अजय की शादी वहीं तय कर देंगे और एक बार घर में बहू आ गई तो सबको संभाल लेगी। उनकी बातें सुनकर कौशल्या मुस्कुराती है। अगले दिन शाम के समय पंडित जी हाथ में एक पीले रंग की फाइल और एक फोटो लेकर दीपक के घर आते हैं। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तब पंडित जी लड़की की तस्वीर दिखाते हुए, अरे दीपक जी, जिस तरह की संस्कारी और अच्छी लड़की आप अपने बड़े बेटे अजय के लिए खोज रहे थे, ये लड़की वैसी ही है। इसका नाम जानवी है। पंडित जी फोटो दीपक के हाथ में थमाते हुए, लड़की बहुत ही सुंदर, गुणी और घर संभालने वाली है, लेकिन एक बात है, ये परिवार आपकी तरह बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, साधारण परिवार की लड़की है। अरे पंडित जी, हमें कोई बहुत अमीर लड़की नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस लड़की संस्कार वाली हो जो हमारे घर परिवार और मेरी बीमार पत्नी को संभाल सके। अरे जानवी बिल्कुल वैसे ही लड़की है, आप बिना झिझक उसके घर रिश्ता लेकर चले जा सकते हैं।
पंडित जी चाय पीकर चले जाते हैं। अजय, विजय, संजय और अमित अपनी माँ कौशल्या के पलंग पे पास आकर उन्हें सारी बातें बताते हुए, माँ, हम पंडित जी की बताई लड़की जानवी को देखने उसके घर जा रहे हैं। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। जाओ मेरे बच्चों, भगवान करे कि रिश्ता पक्का हो जाए और इस घर में खुशियां लौट आए। चारों भाई और उनके पिता तैयार होने लगते हैं। कमरे में कपड़े और गहने निकालने की होड़ मच जाती है। अरे विजय, मेरी वो सोने की चेन और सोने की घड़ी कहाँ रखी है, जरा निकाल कर देना। ये लीजिए भैया। और संजय, तू भी सोने की अंगूठी पहन ले। आज भैया का रिश्ता पक्का करने जाना है तो तैयार होकर तो जाना पड़ेगा ना। पिताजी, आप भी ये सोने का कड़ा और सोने की घड़ी पहन लीजिए ना। बड़े भैया की शादी की बात करने जा रहे हैं तो ये सब तो बनता है। पांचों पुरुष सोने के गहने, कड़े, अंगूठियां और महंगी घड़ियां पहनकर बहुत ठाट बाट से तैयार होते हैं और अपनी गाड़ी से जानवी के घर पहुंचते हैं। सभी मोहन और शोभना के साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। जानवी ट्रे में पानी के गिलास लेकर कमरे में आती है और अजय और उसके परिवार के गले में सोने की भारी चेन, हाथों में सोने की अंगूठियां और कड़े देखकर मन ही मन, हे भगवान, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अमीर और पैसे वाले लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े सोने के कड़े और भारी अंगूठियां पहनकर आए। कहाँ ये लोग और कहाँ हम गरीब। क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे? जानवी नीची नजरें करके सबको पानी देती है। दीपक जी जानवी के चेहरे के भोलेपन और सादगी को देखते हैं। अरे मोहन जी, हमें आपकी बेटी जानवी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से शादी का रिश्ता पक्का समझिए। मोहन और जानवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। बात पक्की होने के बाद मेहमान विदा लेते हैं। जानवी अपने कमरे में खुशी से मुस्कुराने लगती है। तभी शोभना गुस्से में कमरे के अंदर आते हुए, तुझे इतना खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जानवी। ये मत सोचना कि तेरे गुण और सुंदरता देखकर वो लोग तुझे अपनी बहू बनाकर ले जा रहे हैं। उनके घर में सास बीमार पड़ी है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है और उन पांचों मर्दों को कोई अपनी बेटी नहीं दे रहा था, इसलिए तुझे नौकरानी बनाकर ले जा रहे हैं। ये बात गांठ बांध कर रखना। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। एक दिन मोहन और शोभना बाजार में शादी का सामान खरीदने जाते हैं। मोहन सुनार की दुकान के पास रुकते हुए, शोभना, जानवी के लिए भी कम से कम एक छोटी सी सोने की चेन खरीद लेते हैं। शादी में बेटे खाली गले तो अच्छी नहीं लगेगी ना। कोई जरूरत नहीं है एक पैसे का भी सोना खरीदने की। उसके ससुराल वाले इतने अमीर और करोड़पति हैं। अगर उन्हें सोना पहनाना होगा तो वे खुद चढ़ावे में दे देंगे। फालतू पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं है। शोभना मोहन को दुकान से खींचकर आगे ले जाती है। दिन बीतते हैं और धूमधाम से जानवी और अजय की शादी हो जाती है। जानवी विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होने के बाद दीपक अपने बेटों से, जानवी आराम से यहाँ बैठी है और सभी उसके पास बैठे हैं। चलो हम तब तक टेंट और बाकी पेमेंट वगैरह का बाहर का काम निपटा कर आते हैं। दीपक अपने बेटों के साथ बाहर का काम निपटाने के लिए चला जाता है। तभी सीढ़ियों से सुनीता सज धज कर मटकती हुई नीचे उतरती है। पड़ोस की औरतें सुनीता के सोने के गहने देखकर उससे ही बातें करते हुए, क्या बात है सुनीता बहन, तुम्हारे सोने के गहने तो बहुत ही शानदार है। इतने लेटेस्ट और सुंदर डिजाइन तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं पहनता। सही कह रही हो कमला, सुनीता बहन का तो जवाब ही नहीं। इतने सारे गहने पहनती कि आंखें चौंधिया जाती हैं। हाँ भाई, हमारे घर की औरतें तो शुरू से ही भर भर कर सोना पहनती हैं। जब जेठानी जी ठीक थी तब वे भी पहनती थी। मैंने तो सोचा था कि नई बहू आएगी तो मायके से ढेर सारा सोना पहन कर आएगी, लेकिन इसे तो मायके से एक छल्ला तक नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल खाली हाथ आ गई। सुनीता जानवी को नीचे दिखाते हुए ताने मारती है। जानवी चुपचाप से नीचा करके मन ही मन, अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मुझे ना ही मायके से कोई गहना मिला और ना ही यहाँ ससुराल वालों ने चढ़ाया। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। थोड़ी देर बाद अजय अपने भाइयों और पिता के साथ आता है और मेहमानों के जाने के बाद जानवी से, जानवी चलो, अब मैं तुम्हें अपनी माँ से मिला देता हूँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अजय, उसके तीनों भाई और दीपक जानवी को लेकर कौशल्या के कमरे में आते हैं। जानवी आगे बढ़कर अपनी सासू माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कौशल्या स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए, जीती रहो बहू, खुश रहो। तुम मुझे इस तरह बीमारी में पलंग पर पड़ा देखकर ये मत सोचना कि तुम्हें दिन रात मेरी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। तुम बस आराम से इस घर को संभाल लेना। नहीं सासू माँ, मैं तो सोच रही थी कि मेरे होते हुए मेरी सासू माँ इस तरह बीमार कैसे रह सकती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दिल से सेवा करूंगी और आपको बहुत जल्द ठीक कर दूंगी। जानवी की यह निश्चल और ममता भरी बात सुनकर कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो हाथ बढ़ाकर जानवी को अपने गले से लगा लेती है। ऊपर चाचा रमेश और चाची सुनीता अपने कमरे में बैठे बातें करते हुए, अरे क्या बात है सुनीता, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? जिंदगी में भगवान ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है।
सब कुछ होकर भी क्या फायदा जी, हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है। काश मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी करके उसे विदा करती, और अगर बेटा होता तो घर में बहू आ जाती और मैं उसे अपनी बेटी बना कर रखती। पर हमारे नसीब में ना बेटा है ना बेटी। सुनीता, सबको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, जो है उसी में खुश रहना सीखो, फालतू परेशान मत हुआ करो। बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जानवी नहा धोकर पूजा पाठ निपटाती है और रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाती है और कौशल्या के कमरे में ले जाते हुए, माँ जी उठिए और ये गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। जानवी कौशल्या को सहारा देकर बिठाती है और उन्हें चाय पिलाती है। फिर वो कौशल्या के कमरे की गंदी चादरें और परतें बदलती हैं, उन्हें स्पॉन्ज बाथ देकर साफ कपड़े पहनाती हैं, उनके बालों में कंघी करके माथे पर सुंदर सा टीका लगाती हैं। तभी अजय, उसके तीनों भाई और पिता कमरे में आते हैं और कौशल्या को इतना खुश देखकर हैरान होते हुए, अरे वाह माँ, आज तो तुम बहुत ही सुंदर और खिली खिली लग रही हो। ये सब मेरी बहू का कमाल है बेटा, इसने आते ही मेरी इतनी सेवा शुरू कर दी। अब तो भाभी आ गई हैं, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहू, तुम्हें अपनी सास की सेवा तो कर ली, अब इन सब बच्चों को नाश्ता दे दो। अब जानवी किचन में जाती है और सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं, ये देखकर दीपक, वाह भाई वाह, अब मेरी बहू आ गई है तो पूरा घर संभल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा हो गया है। जी पिताजी, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सभी पुरुष नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद जानवी पूरे घर की साफ सफाई में जुट जाती है। तभी काम वाली शीला झाड़ू लेकर आती है। अरे बहू जी, मैं घर की साफ सफाई करने आई हूँ। शीला दीदी, आज से आपकी छुट्टी, घर का सारा काम अब से मैं खुद कर लिया करूंगी। शीला खुश होकर चली जाती है। जानवी दिन भर काम करती है और रात को स्वादिष्ट खाना बनाकर खाती है। शाम को जब सब लोग थककर घर लौटते हैं तो जानवी सबको डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हुए, आज माँ जी हमारे साथ बैठकर ही खाना खाएंगी। जानवी अपनी सासू माँ के कमरे में जाकर उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। माँ जी, डॉक्टर ने आपके लिए जो परहेज का खाना बताया था, मैंने आपके लिए अलग से वही बनाया है और बाकी सब लोगों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर रह जाए, वाह जानवी, मजा आ गया, आज तो मेरी पसंद की मटर पनीर बनी है और मेरे लिए सूखे आलू की सब्जी। भाभी, आपको हमारी पसंद कैसे पता चली? ये सुबह मेरे कमरे में आई थी और मुझसे एक एक की पसंद पूछ कर गई थी। अरे कितना ख्याल रखती हो तुम सबका जानवी, बहुत दिनों बाद ऐसा भरा पूरा परिवार एक साथ हंसकर खाना खा रहा है। खाना खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देखने लगते हैं। जानवी सबके लिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बनाकर लाती है। सब पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं कि तभी सुनीता भारी सोने के गहने पहनकर मटकती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उन्हें देखकर संजय धीरे से सभी लोगों से, अरे देखो देखो, चाची जी फिर से सोने की दुकान बनकर आ रही हैं, अब हम पर अपने गहनों का रौब झाड़ेंगी। तभी सुनीता हॉल में आकर सभी लोगों से, अच्छा, तुम सब टीवी देख रहे हो, मैं तो अपने मायके जा रही थी। ये देखो, मैंने नई सोने की अंगूठी ली है, कैसी लग रही है? चाची जी, बहुत ही सुंदर अंगूठी है, आप पर बहुत जच रही है। हाँ हाँ, सुंदर तो लगेगी ही, आखिर मेरे गोल्ड के डिजाइन की बात ही अलग होती है। वैसे जब जेठानी जी भी सोना पहनती थी तो भी मुझसे अच्छा नहीं पहन पाती थी। हाँ चाची जी, पूरे शहर में आप ही सबसे ज्यादा अच्छा सोना पहनती हो। सुनीता मटकती हुई बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही सब भाई हंसने लगते हैं। चाचा जी को तो चाची के लिए सोने की अलग से दुकान ही खोल लेनी चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जानवी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सुनीता अचानक उसके कमरे में आकर, जानवी, मुझे अपने लिए सोने का नया मांग टीका खरीदना है, अकेले जाने में अच्छा नहीं लग रहा, तू मेरे साथ जरा चलना। जानवी तैयार होकर सुनीता के साथ सुनार की दुकान पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो सुनीता की कलाई पर चोट देखकर, चाची जी, आपके हाथ में तो चोट लगी है, आप रहने दीजिए, कार मैं चला लेती हूँ। तुझे कार चलानी आती है क्या? हाँ चाची जी, मेरी एक सहेली के पास कार थी तो मैंने उससे सीख ली थी, आप आराम से बैठ जाइए। जानवी कार चलाकर सुनीता को बड़े सुनार की दुकान पर ले जाती है। दुकान में पहुंचकर सुनीता सोने के गहने देखने लगती है। मांग टीका को देखकर जानवी, चाची जी, ये वाला मांग टीका लीजिए, ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुझे क्या समझ आता है सोने के गहने के बारे में? तूने कभी अपनी जिंदगी में सोने के गहने देखे भी हैं जो मुझे सलाह दे रही है? दुकान के लोग चाची की कड़वी बातें सुनकर जानवी की तरफ देखने लगते हैं। जानवी बहुत लज्जित हो जाती है। सुनीता सोने का मांग टीका खरीदकर जानवी के साथ घर लौट आती है। घर पहुंचते ही अजय जानवी से, जानवी जरा कमरे में तो आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ।
जानवी कमरे में जाती है और पलंग पर कई सारे सुंदर सुंदर नए कपड़े और साड़ियां देखकर खुश होते हुए। ये सब कुछ मेरे लिए? सचमुच ये सब बहुत सुंदर है। काश मेरे लिए भी ये कोई सोने के गहने लाए होते। पर कोई बात नहीं, जब परिवार में इतना प्यार मिल रहा है तो गहनों की क्या जरूरत है। गहने ही तो सब कुछ नहीं होते। अगले दिन सुबह जानवी रसोई में सबके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती है। तभी विजय और अजय रसोई में आकर, वाह भाभी, आपने तो मेरे सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए। आप तो सारा काम चुटकी बजाते ही कर देते हो। भाभी, मेरी ऑफिस की जरूरी फाइल नहीं मिल रही है, आपने देखी है क्या? देवर जी, आपकी फाइल मैंने आपकी स्टडी टेबल के ड्रॉर में संभाल कर रख दी है। सचमुच भाभी, आप हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। उसके बाद जानवी सभी का नाश्ता लगाती है। सभी भाई नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं। फिर जानवी कौशल्या के कमरे में आकर उन्हें समय पर दवाइयां देती है और उनके बाल संवारती है। ये सब देखकर कौशल्या, बेटा जानवी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। तू जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। वैसे तेरी चाची सुनीता 3 दिन से नीचे नहीं उतरी है। जरा जाकर देख तो सही कि वो ठीक तो है ना। जानवी ऊपर चाची के कमरे में जाकर देखती है कि सुनीता बुखार में कांप रही है और पूरा कमरा गंदा पड़ा है। क्या हुआ चाची जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू, 3 दिन से बहुत तेज बुखार आ रहा है, उठने की हिम्मत नहीं हो रही। आप चिंता मत कीजिए चाची जी, मैं आपके लिए अभी गर्म काढ़ा बनाकर लाती हूँ। जानवी रसोई में जाकर तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाकर सुनीता को पिलाती है। फिर वो पूरे घर की सफाई करती है, चादरें बदलती है और फिर चाची से, ठीक है चाची जी, आप आराम कीजिए, कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। जानवी चली जाती है। तब सुनीता मन ही मन, जानवी जब भी मुझे मिलती है तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो सचमुच बहुत अच्छी है। इधर शाम को जब सब भाई घर लौटते हैं तो विजय आइसक्रीम का डिब्बा जानवी के हाथ में देते हुए, भाभी देखिए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ। और भाभी, मैंने देखा कि आप कभी मेकअप नहीं करती, इसलिए मैं आपके लिए ब्रांडेड मेकअप किट लाया हूँ। और भाभी, मैं आपके कमरे के लिए ये सुंदर सा कांच का झूमर लाया हूँ। जानवी सब देवरों का प्यार देखकर भावुक होते हुए मन ही मन, वैसे ये सारे तोहफे तो बहुत सुंदर है। काश कोई मेरे लिए सोने का गहना भी लाता। पर कोई बात नहीं, ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम सभी लोग कौशल्या के कमरे में होते हैं। तभी दीपक कमरे में आता है और कहता है, बच्चों, आज शाम को हमारे पास खास दोस्त के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, हम सबको वहाँ जाना है। पिताजी, मैं माँ जी को इस हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं बहू, तू जरूर जा, रोज घर में ही तो रहती है, आज सबके साथ पार्टी में घूमा। शाम को दीपक, अजय, विजय, संजय, अमित और जानवी सुंदर कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंचते हैं। हॉल में रंग बिरंगी रोशनी और संगीत का माहौल है। तभी वहां जानवी की सहेली शिल्पा मिलती है। तब दीपक उन दोनों से, जानवी बेटा, तुम अपनी सहेली से बात करो, तब तक हम सभी दोस्तों से मिल लेते हैं। ऐसा कहकर दीपक अपने बेटों के साथ दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। तब शिप्रा जानवी को ऊपर से नीचे तक देखती हुई, ये क्या जानवी, सुना है तेरे ससुराल वाले बहुत अमीर है, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक की बहू है और एक भी सोने का गहना नहीं पहनाया। बिना सोने के गहनों के बहू कैसी लग रही है। जानवी तुरंत मुस्कुराकर बात संभालते हुए, अरे नहीं नहीं शिप्रा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे सोना पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने खुद ही गहने नहीं पहने। अच्छा, फिर तो ठीक है। उन लोगों के लिए जूस ला रहा अमित उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और अपने पिता और भाइयों के पास आकर सारी बातें बताते हुए, भैया, हमने तो आज तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि भाभी के पास एक भी सोने का गहना नहीं है। हाँ यार, भाभी ने अपनी तरफ से बात संभाल ली, वरना हमारी कितनी बेइज्जती होती। हमें भाभी को ढेर सारा सोना दिलाना चाहिए। पर अब एकदम से देंगे तो भाभी क्या सोचेंगे कि इतने दिनों बाद दे रहे हैं। अरे बच्चों, शांत रहो, ये बात हम सब घर चलकर तय करेंगे कि बहू को सोने के गहने कैसे देने हैं। उसके बाद सभी लोग जानवी के पास आते हैं और सभी मिलकर साथ में खाना खाते हैं। फिर घर लौट आते हैं। पार्टी से लौटने के बाद हर कोई इस बात को लेकर शर्मिंदगी में रहता है कि जानवी सबका इतना ख्याल रखती है पर किसी ने उसे गहने नहीं दिलाए। अगले दिन विजय जानवी के पास आकर, भाभी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आपके लिए बहुत सारे सोने के गहने खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी? अरे वाह विजय, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, क्यों नहीं, चलो हम सब मिलकर उसके लिए गहनों की शॉपिंग करते हैं। जानवी, अजय, विजय, संजय और अमित शहर के सबसे बड़ी सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं। जानवी देखती है कि कांच के शोकेस में लाखों के सोने के गहने चमचमा रहे हैं। भाभी देखिए ना, उसे क्या पसंद आएगा। ये कान के झुमके कैसे हैं? नहीं विजय, ये कान के तो बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े और भारी झुमके लो। दुल्हन पर बड़े झुमके ही अच्छे लगते हैं।
जानवी एक एक करके बहुत सारे गहने पसंद करने लगती है। ये कंगन मत लो, इसकी डिजाइन कम अच्छी है। ये वाले बड़े सोने के कंगन लो और हार भी बड़ा लो। औरतें भारी सोने का हार देखकर ही खुश होती हैं। जानवी, जरा ये वाला हार अपने गले में लगाकर दिखाओ ना, कैसा लग रहा है? जानवी अपने गले में भारी सोने का रानी हार लगाकर दिखाते हुए। हाँ, ये रानी हार बहुत ही सुंदर है। ऐसे 2 रानी हार ले लो और कमर बंद भी सोने का घुंघरू वाला ही लेना। जब वो चलेगी तब बहुत अच्छा लगेगा। और ये सोने की भारी माथा पट्टी भी पैक करा लो। पूरा परिवार दुकान से लाखों के सोने के गहनों की भारी शॉपिंग करता है। ये सब देखकर जानवी मन ही मन, चलो, मेरी किस्मत में सोना नहीं था तो क्या हुआ, मेरी देवरानी तो सोने से लद कर रहेगी। मैं तो गरीब घर की लड़की थी, इसीलिए मुझे सोना नहीं मिला। अमीर देवरानी आएगी तो उसे तो देंगे ही। वैसे जितना प्यार मुझे इस घर में मिला वही मेरे लिए बहुत है। शॉपिंग करके सभी लोग घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह जब जानवी उठती है तो पूरे पलंग पर लाल गुलाब के फूल पड़े होते हैं और अजय हाथ में गुलाब का फूल लिए मुस्कुराते हुए। हैप्पी बर्थडे जानवी। अरे, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे तो याद ही नहीं था। मुझे याद था, शादी के पेपर्स में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी ना। अजय जानवी को गले लगाता है। फिर जानवी फूल लेकर बाहर आती है तो पूरे घर वाले हॉल में जमा होते हैं। भाभी, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए आज नाश्ता हमने बनाया है और आज आप कोई काम नहीं करेंगी। हाँ बहू, और आज शाम को लॉन में तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, तुम बस तैयार हो जाना। यह सुनकर जानवी बहुत खुश हो जाती है। शाम के समय अजय कमरे में आकर जानवी को एक बहुत भारी लांचा देते हुए, ये लो जानवी, तुम आज ये पहन के तैयार हो जाओ। जानवी खुशी खुशी वो लांचा लेती है और अपने कमरे में जाकर लांचा पहनकर तैयार हो जाती है। तब अजय अंदर आकर उसे देखते हुए, अरे जानवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन अभी भी एक कमी बाकी है। किस चीज की कमी अजय जी? तभी दरवाजे से विजय, संजय, अमित और दीपक हाथों में बड़े बड़े डिब्बे लेकर आते हैं। डिब्बे खोलते ही उसमें वही लाखों के सोने के कंगन, रानी हार, मांग टीका, झुमके, बिंदिया और सोने का कमरबंद चमकने लगता है। अरे, ये सब तो विजय की गर्लफ्रेंड के गहने थे ना? गर्लफ्रेंड? अरे भाभी, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। ये सारे गहने आपके लिए तो खरीदे गए थे। क्या मतलब? हाँ, मैं बताता हूँ बहू। 2 दिन पहले विजय ने हमें कॉल करके एक सेंटर में बुलाया। पिताजी, भाभी सबका इतना ख्याल रखते हैं और उनके पास एक भी सोने का गहना नहीं है। हमें उन्हें गहने दिलाने ही होंगे। पर इतने दिनों बाद अगर हम उसे सीधे गहने देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कहीं वो ऐसा ना समझे कि हम उसे लालची समझते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं भाभी से झूठ बोलूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गहने खरीदने हैं, ताकि भाभी खुद अपनी पसंद से अपने लिए सोने के सारे गहने पसंद कर सकें। ये सब सुनकर जानवी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। क्या ये सब कुछ मेरे लिए है? हाँ बहू, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और हम तुम्हें ही गहने देना भूल गए। विजय जानवी को सोने के कंगन पहनाता है। अजय उसे सोने का मंगलसूत्र और हार पहनाता है। अमित माथा पट्टी लगाता है। जानवी सिर से पांव तक लाखों के सोने के गहनों से सज जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लॉन में पहुंच जाते हैं। जानवी के मायके से मोहन, शोभना भी आई हुई हैं। सुनीता और मोहल्ले के सब लोग मौजूद हैं। जैसी जानवी सोने के गहनों से लदी हुई अजय के साथ लॉन में कदम रखती है, सब लोग हैरान होकर उसे देखते ही रह जाते हैं। बाप रे, जानवी की पसंद तो कितनी लाजवाब है। आज तो ये सचमुच करोड़पति घर की सबसे अमीर बहू लग रही है। इतने सारे सोने के गहने, इतने गहने तो मैंने अपनी जिंदगी में सपने में भी नहीं देखे थे। और इसका ये रानी हार तो कितना सुंदर है। ये जिंदगी भर से मेरा सपना था जो कभी पूरा नहीं हुआ। जानवी स्टेज पर जाकर बड़ा सा केक काटती है। वो केक का पहला टुकड़ा कौशल्या को, दूसरा सुनीता को और तीसरा टुकड़ा शोभना को खिलाते हुए, आज मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मेरी एक नहीं बल्कि 3 माएँ हैं। एक मेरी चाची माँ, एक मेरी सासू माँ और एक मेरी माँ। तीनों माएं भावुक हो जाती हैं। बहू, तेरे जैसी बेटी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी कोई अपनी बेटी नहीं थी जानवी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि अगर बेटी होती भी तो तुझसे बेहतर नहीं होती। आज से तू मेरी सगी बेटी है। केक काटने के बाद पार्टी चलती रहती है। तभी जानवी देखती है कि शोभना लॉन के एक कोने में खड़ी है अकेली। जानवी उसके पास जाकर अपने गले से सोने का रानी हार निकालकर शोभना को पहनाते हुए, माँ, मुझे पता है कि आपको सोने का रानी हार कितना पसंद है, आप इसे पहन लीजिए। जानवी अपने हाथों से वो भारी सोने का रानी हार शोभना के गले में पहना देती है। शोभना रोते हुए वो हार उसे लौटा देती है और कहती है, बेटी जानवी, मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तुझे हमेशा ताने दिए, फिर भी तुझे मेरी इच्छा याद रही। मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन मैं ये हार नहीं ले सकती। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है।
जानवी मुस्कुराकर अपनी माँ के आंसू पोंछती है। पूरा परिवार, ससुराल और मायके के सब लोग एक साथ आकर मुस्कुराते हैं और बातें करने लगते हैं। अब जानवी का सोने के गहने पहनने का सपना भी पूरा हो जाता है और अब सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं।